डिनर का टाइम, सब लोग नीचे बैठे थे। वहीं सारांश की मीटिंग अभी भी चल रही थी। सब लोग खाना खाने लग गए थे, लेकिन नवी और शिखा ने खाना शुरू नहीं किया था। शालू जी नवी को घूरते हुए हल्की सी नाराजगी से बोली, शाम में सबके लिए तुमने स्नैक्स और चाय का काम किया है ना, फिर अब भाग दौड़ करना बंद करो। चुपचाप हम सबके साथ बैठो और खाना खाओ। मुझे अब से कोई लापरवाही नहीं चाहिए। नवी धीरे से बोली, बस सबको खाना सर्व कर दूं, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी। शिखा ने उसे देखकर कहा, तुम क्या यहाँ की नौकरानी हो? यहाँ बहुत से नौकर हैं, वो कर देंगे। तुम मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। नवी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है शिखा जी। वो शिखा के नाम को थोड़ा खींचते हुए कहती है। शिखा का मेहमान कहना नवी को खल गया। वो आगे बोलती है, फिर मेहमान हो या घर के सदस्य, क्या फर्क पड़ता है? मेहमान भी तभी कोई बनता है जब उनसे कोई रिश्ता हो, और रिश्ता है मतलब ये सब मेरे अपने ही तो है, और अपनों के लिए काम करने से कोई नौकर नहीं बनता। नवी को गुस्सा आ रहा था, जो घर वाले महसूस कर रहे थे। नवी एक नजर आशुतोष को देखती है, जैसे कह रही हो, जो करना है जल्दी करो। आशुतोष उसे देखकर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तभी नवी की नजर सारांश पर पड़ती है, जो सीढ़ियों पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। नवी की आंखों से वो नवी को आंखों से शांत रहने को कह रहा था। नवी खुद को रिलैक्स करके सबको खाना सर्व करती है, फिर सारांश की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। सूरज जी ने पूछा, सारांश मीटिंग कैसी हुई? सारांश ने कहा, अच्छी हुई डैड, शायद नेक्स्ट मंथ मुझे वहां जाना पड़े। सारांश के जाने का नाम सुनकर नवी सारांश को देखने लगती है, जिसका ध्यान प्लेट की तरफ था। नवी उसे ऐसे देखकर गुस्से से बड़बड़ाती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, अकड़ू कहीं के सड़ू। वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं देती। शिखा जो उसके बगल में बैठी थी, उसका जूस उठा लेती है, उसे एक झटके में आधा कर लिया। तभी साक्षी जी की नजर उस पर पड़ती है। साक्षी जी बोली, ये क्या कर रही हो तुम नवी? उनके अचानक ऐसे बोलने से सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। नवी भी अचानक ऐसे बोलने से डर जाती है। सबका ध्यान नवी के हाथ के जूस पर था। सब एकदम से कांप जाते हैं। सारांश का ध्यान जैसे ही जाता है, वो उसके हाथ से जूस का ग्लास लेकर बोलता है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सीरियसली, हमेशा ये लड़की कोई ना कोई लापरवाही करती रहती है। फिर नौकरों को बुलाकर कहता है, आप सबको मना किया हुआ था ना, इस घर में पपीता नहीं आएगा, तो ये जूस डाइनिंग टेबल पर क्या कर रहा है? नौकर घबराते हुए बोलते हैं, वो सर, शिखा मैडम को पपीते का जूस पीना था, उन सब में नवी मैडम का ध्यान नहीं रहा, उनके लिए पपीता जानलेवा है। सारांश शांत होकर बोलता है, पहले नवी को चेक करो। शिखा ने पूछा, क्या हुआ आंटी, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? उसने एक जूस ही तो पिया है। सूरज जी ने कहा, वो बेटा। आशुतोष जल्दी से बोलता है, वो भाभी को एलर्जी है। आशुतोष ने जल्दबाजी में एक झूठ को छुपाने के लिए एक सच बोल दिया। सबने अपना माथा पीट लिया। शिखा ने पूछा, भाभी? भाभी कौन? राशि बात को संभालते हुए बोली, वो एक्चुअली दीदी, तुम्हें पता है नवी के भाई के साथ मेरी शादी तय हुई है, इसलिए दीदी कहने वाले थे। भाभी, ये स्लिप ऑफ टंग। शिखा ने बोला, ओह अच्छा। नवी, जो अब तक सबके रिएक्शन पर रिएक्ट नहीं कर पाई, जब उसे एहसास हुआ तो उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। उसे हल्का हल्का दर्द हो रहा था। सारांश उसके हाव भाव देखकर बोला, मॉम, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। शालू जी ने कहा, बेटा मैं भी। सारांश ने कहा, मॉम भरोसा रखिए मुझ पर, मैं हूं ना, तब तक कुछ गलत नहीं होगा, आपको कॉल करके ही इन्फॉर्म कर दूंगा। शालू जी बस हाँ में सर हिला देती हैं। सारांश आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है। नवी सकपकाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे, इतना भी दर्द नहीं है, मैं खुद से चल सकती हूँ। सारांश इसे घूरते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, अगर कुछ कहा ना तो उठाकर नीचे फेंक दूंगा, बस फालतू की बातें करा लो इससे। सारांश आगे बढ़ गया। घर में सबको चिंता हो गई, जिस वजह से कोई खाना नहीं खा पाया। शिखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशुतोष उसे ऐसे देखकर ऊपर टेरेस पर ले गया। वहां आकर देखकर दोनों का मुंह हैरानी से खुल गया। वहां ये सब होगा इसका अंदाजा आशुतोष को भी नहीं था। आशुतोष ने कहा, विल यू बी माय मिसेस? शिखा ने ये सब देखकर कहा, ये सब क्या है आशु? आशु मन में सोचता है, कहाँ फंसा दिया भाभी ने। फिर हिम्मत करके बोला, जो तुम देख रहे हो। शिखा उसे देखकर बोली, क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो मैं। आशुतोष उसके पास आकर बोला, किस वहम में हो तुम अच्छे से जानती हो भाई तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं सोचते, फिर क्यों उनके लिए और अपने लिए परेशानी बढ़ा रही हो तुम? शिखा ने कहा, आज नहीं तो कल सारांश को मेरे प्यार का एहसास जरूर होगा। आशुतोष उसकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, बचपन से प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, जब से होश संभाला है सिर्फ तुम्हें चाहा है, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम भाई के साथ खुश रहोगी तो करो उनका पीछा। आशुतोष कुछ बोलता उससे पहले ही शिखा ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आशुतोष एकदम से ब्लैंक हो गया। उसके साथ अचानक ये क्या हुआ उसे समझ नहीं आया। आशुतोष ने कहा। शिखा उससे अलग होकर देखती है और चुटकी काटते हुए बोली, आशी ये क्या था? आशुतोष ने कहा, इतना टाइम लगता है अपने प्यार का इजहार करने में। शिखा आशुतोष को घूरते हुए कहती है, मैं जानती हूँ सारांश ना पहले मेरा था ना कभी होगा। अगर उसे मेरा होना होता तो जब फैमिली के प्रेशर में शादी कर रहा था तभी मेरे लिए हाँ बोल देता, लेकिन उसने एक दोस्त के अलावा मुझे कुछ नहीं समझा, और अब तो उसकी जिंदगी में इतनी प्यारी लड़की है जिसके लिए उसने खुद को पूरा बदल दिया, तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता।
आशुतोष उसे हैरानी से देखकर बोला, तुम्हें सब पता है? फिर ये नाटक? शिखा उसके सर पर मारते हुए बोली, ताकि तुम इस डर से अपनी फीलिंग्स को उगलो, पर तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं। आशुतोष ने पूछा, मतलब? शिखा ने कहा, मतलब ये कि बुद्धूराम, आई ऑल्सो लव यू, और ये बात तुम्हारी भाभी भी जानती है। और एक बार फिर से आशुतोष के हैरान होने की बारी थी। इधर गाड़ी में नवी ने सारांश से कहा, अंश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज सुनिए ना। सारांश से घूरते हुए बोला, जान, जब तक मैं खुद चेकअप नहीं कर लेता तब तक तुम्हारी मैं नहीं सुनूंगा। नवी सारांश को घूरते हुए बोली, आप हर वक्त अपने डॉक्टर गिरी में क्यों उलझे रहते हो? सारांश उसे आंख दिखाकर बोला, रेनबो, मेरा दिमाग सही नहीं है अभी, इसे ज्यादा गर्म मत करो। नवी उसे पकड़कर ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। वो बाहर निकलकर बोली, आप ऑटो से निकल जाइए, हम आ जाएंगे। ड्राइवर ने कहा, लेकिन मैडम। सारांश बाहर आकर बोला, ये सब क्या है? पपीता खाया तुमने अभी, तुम्हें दर्द? नवी जल्दी से सारांश के पास आकर उसके बोलते होठों को अपने होठों से बंद कर देती है। नवी ने कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सारांश उसे हैरानी से देखकर बोला, मतलब तुमने जूस? नवी ने कहा, वो पपीते का नहीं था, मेरा छोटा सा प्लान था। सारांश नाराजगी से नवी को बाजू से कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है रेनबो? छोटी बच्ची हो तुम, माँ बनने वाली हो, खत्म करो अपनी शैतानियां। तुम्हें अंदाजा भी है, जान निकल गई थी मेरी, ये सोचकर कि तुम्हें या बच्चे को कुछ हो गया होगा तो। जाहिर छोड़ो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अपनी बचकानी हरकतों से फुर्सत मिले तब तुम इस बारे में सोचो ना। तुमने ये सब मेरे साथ बाहर जाने के लिए किया। सारांश अपने बाल नोचते हुए बोला, ओह गॉड। फिर उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला, मना किया था ना मैंने, कहा था ना चलेंगे हम, फिर ये सब? मेरी जान अटकाकर मजा आता है तुम्हें? अरे एक बार में ही मार दो ना। इस बार सारांश चिल्ला पड़ता है। नवी ने भी अभी तक एक वर्ड नहीं बोला था। सारांश उसे देखकर बोला, इस बार माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, इस बार सिर्फ सजा मिलेगी। तुम्हें भी तो पता चले, जब आप किसी से प्यार करते हो और उसकी जान पर बात आती है तो कैसा फील होता है। सारांश गाड़ी में बैठ जाता है। नवी को कुछ समझ नहीं आता, बस आंखों में आंसू झिलमिला गए। उसने ना सारांश को कोई सफाई दी ना कुछ कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। सारांश ने उसकी चुप्पी पर ध्यान नहीं दिया और घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। सारांश नवी को लेकर घर आ गया। पूरे रास्ते न नवी ने कुछ बोला न सारांश ने उससे कुछ कहा। नवी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसने आंसुओं को निकलने की इजाजत नहीं दी। घर में साक्षी जी और शिखा ने सबको बता दिया था जो कुछ भी हुआ। शालू जी खुश थी कि अब सारांश और नवी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं उनके दूसरे बेटे आशुतोष को भी उसका प्यार मिल गया। उन्होंने शिखा को ब्लेसिंग्स दी। तभी सारांश घर के अंदर आया। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया और ऊपर अपने रूम में चला गया। नवी ने अंदर आने से पहले खुद को नॉर्मल कर लिया और अपने आंसू पीकर घर के अंदर आ गई। शालू जी ने उसे देखकर हल्की नाराजगी से कहा, ऐसा कोई करता है भला? इतना डर गए थे हम। नवी उन्हें देखकर कान पकड़कर बोली, सॉरी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे थैंक यू मेरे परिवार में एक बार फिर से खुशियां लाने के लिए। शालू जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे, मैंने तो बस उस काम को आसान कर दिया। शालू जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, खुश रहो। आशुतोष नवी के पास आकर बोला, थैंक यू भाभी। नवी उसके कान पकड़कर बोली, अब तुम मुझे थैंक यू भी कहोगे? आशुतोष चिल्लाते हुए बोला, सॉरी भाभी, आगे से गलती नहीं होगी। नवी ने कहा, होनी भी नहीं चाहिए। शिखा उसके पास जाकर बोली, तुम सच में बहुत अच्छी हो। नवी ने कहा, तारीफ के लिए थैंक यू। वैसे अब रेडी हो जाओ मेरी देवरानी बनने के लिए। शिखा इधर उधर देखते हुए बोली, मैं तो कब से रेडी हूँ, अपने देवर से पूछो। आशुतोष ने कहा, क्या भाभी आप भी? नवी हंसते हुए बोली, चलो कोई नहीं, अभी एंजॉय करो। साक्षी जी नवी के पास आकर बोली, नवी? नवी ने कहा, जी छोटी माँ। साक्षी जी ने पूछा, सारांश नाराज है? नवी ने कहा, थोड़ी देर की नाराजगी है, कुछ देर में सही हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। नवी रूम में जाती है, लेकिन सारांश रूम में नहीं था। नवी वहीं चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सारांश फोन कान पर लगाया आता है। ठीक है, हाँ ठीक है, कल शाम की बुक कर दो। हॉस्पिटल में एक केस है, उसको हैंडल करके सीधा निकलूंगा। तुम सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रख देना। उधर से आवाज आई, जी सर। सारांश फोन कट करके एक नजर नवी पर डालता है, फिर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। नवी भी कुछ नहीं कहती। सारांश चेंज करके वहीं बेड पर एक साइड बैठकर नवी की मेडिसिन निकालकर टेबल पर रख देता है, फिर वहीं साइड में लेट जाता है। नवी मेडिसिन देखकर बिना ना नुकुर के मेडिसिन खाकर अपनी जगह लेट जाती है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। अगली सुबह नवी शायद सारी रात नहीं सोई थी, इसलिए अभी सो रही थी। वहीं सारांश पूरी तरह रेडी था। साइड में उसने एक लगेज रखा हुआ था। वो नवी को देखकर उसका माथा चूम लेता है। ड्रॉर से मेडिसिन निकालकर कब कैसे लेनी है एक पेपर पर लिख देता है, फिर नम आंखों से उसे देखकर नीचे आ जाता है। नीचे सबको कनाडा जाने की बात बताता है। सूरज जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम तो 1 महीने बाद जा रहे थे। सारांश ने कहा, डैड अभी जाना पड़ रहा है, अभी मॉर्निंग में एक सर्जरी करनी है, उसके बाद सीधा वहां निकलूंगा। शालू जी उसके पास आकर बोली, नवी को बता दिया तूने? सारांश ने कहा, मॉम वो सो रही है अभी, मैंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, आप बता दीजिए
और मॉम उसकी मेडिसिन की डिटेल्स मैंने एक पेपर पर लिख दी है, आप प्लीज ध्यान रखना। शालू जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तू जल्दी आना। सारांश ने कहा, जी मॉम। सारांश निकल गया था। वहीं नवी इन सब से बेखबर अभी भी सो रही थी। करीब सुबह के 10 बजे उसकी आंख खुली। उसका हाथ बगल में गया और खाली जगह देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने झट से आंखें खोली और बेड खाली देखकर घड़ी पर नजर डाली। 10 बज गए थे। उसने टेबल पर पड़ा हुआ पेपर देखा। उसकी मेडिसिन की डिटेल देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और नीचे आ गई। शालू जी नवी को देखकर बोली, आराम से बेटा, आओ बैठो, नाश्ता करो, मैं मंगाती हूँ। फिर राशि से बोली, राशि, सारांश नवी की मेडिसिन पेपर पर लिख कर गया है, तू जाकर देखकर इसकी मेडिसिन ला दे। राशि ने कहा, जी मॉम। नवी प्रश्न भरी नजरों से शालू जी को देखती है। शालू जी समझाते हुए बोली, सारांश को किसी काम की वजह से कनाडा जाना पड़ा, इसलिए सुबह गया है। तुम्हारी नींद खराब होगी इसलिए नहीं जगाया। नवी का मन खराब हो गया। वो जानती थी कि सारांश सिर्फ उससे दूर रहने के लिए यहाँ से गया है। उसने गैर मन से खाना खाकर मेडिसिन ली और फिर अपने कमरे में आ गई। उसने अपना फोन चेक किया। सारांश का कोई कॉल, कोई मैसेज ना देखकर उसका दिल भर आया और वहीं बेड पर लेटकर वो रोने लगी। एक ही दिन बीतने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सारांश नवी से बात नहीं करता था, लेकिन घर के सब मेंबर्स से वो बात करता। जितना नवी यहाँ तड़प रही थी, उससे कहीं ज्यादा सारांश तड़प रहा था। घर में किसी को उनके झगड़े की भनक तक नहीं थी, क्योंकि दोनों ऐसे रिएक्ट करते जैसे सब ठीक है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। नवी को भी चौथा महीना शुरू हो गया था, लेकिन उसे सारांश की कमी खल रही थी। वहीं सारांश को नवी को देखने की ललक लगी थी। उसका काम खत्म हो गया था, लेकिन वो जानबूझकर वापस नहीं जा रहा था। वहीं घर में आशुतोष, राशि और सक्षम की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। अगले महीने एंगेजमेंट और उसके अगले महीने शादी थी। तीनों ही जोड़े अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुश थे। वहीं नवी सबके साथ खुश रहती, लेकिन अकेले में उसे अकेलापन खा रहा था। उसकी हेल्थ खराब हो रही थी। ऐसे ही करीब 15 दिन निकल गए। सारांश ने नवी से बात नहीं की। वहीं नवी भी अब बिल्कुल खामोश हो गई। वो थोड़ा बहुत मन मारकर खाना खा रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई थी। वहीं राशि टाइम टू टाइम मेडिसिन देती रहती थी। उसकी उदासी और खामोशी घर में हर किसी को खटक रही थी। उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता था। रात में राशि और साक्षी दोनों उसके ही रूम में सोती थी। नवी को अंदर से कमजोरी और घबराहट महसूस होने लगी थी। घर वाले परेशान ना हो, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। नीचे हॉल में नवी को छोड़कर सब बैठे थे। शालू जी ने सूरज जी से पूछा, सारांश से पूछे कब आएगा वो? 1.5 महीना हो गया है। उसे ध्यान भी है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। सूरज जी कहते हैं, हाँ बात हुई मेरी उससे, थोड़ा और टाइम लगेगा। शालू जी उन्हें घूरते हुए बोली, क्या सारी जिम्मेदारी उसकी अकेले की है या बिजनेस में उसे ज्यादा हिस्सा मिला है? आशु या सक्षम को वहाँ भेजकर उसे वापस बुलाओ। इस वक्त नवी को ज्यादा जरूरत है उसकी। हमारी फूल सी बच्ची मुरझा गई है। सूरज जी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तभी राशि आकर बोलती है, एक रास्ता है, भाई का कल बर्थडे भी है, उन्हें बुलाने का तरीका भी है। ऐसा क्या तरीका है? राशि सबको देखकर बोलती है, आप देखते जाओ मेरा कमाल। वो सारांश के पास फोन मिला देती है। हेलो, हाँ राशि बोलो। भाई, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप आ जाइए, वो हॉस्पिटल जाने को भी तैयार नहीं है। सारांश जो लैपटॉप पर बैठा था झटके से खड़े होकर बोला, व्हाट? मैं अभी निकल रहा हूँ। जी भाई जल्दी आओ। ये कहकर राशि फोन काट देती है और सबको हाई फाई देती है। आप देखिएगा भाई भागे भागे आ जाएंगे और हमारी भाभी के चेहरे की चमक और मुस्कुराहट फिर से वापस आ जाएगी। सारांश वहाँ से अपने पर्सनल प्लेन में बैठ जाता है। ये लड़की मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। पहले तो खुद उल्टा सीधा काम करती है, फिर खुद मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे माना मैं नाराज था, लेकिन इस 1.5 महीने में इसने मुझे एक बार कॉल नहीं किया। पता है उसे उसके बिना नहीं रह सकता मैं। इस बात का फायदा उठाती है। अब कर ली ना तबीयत खराब। सारांश मन ही मन खुद को कोस रहा था। इधर राशि नवी के रूम में आकर बोलती है, भाभी चलिए तैयार हो जाइए। नवी उन्हें देखकर हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? अरे भाभी, आप तो भाई की याद में इतनी खो गई कि आपको भाई का जन्मदिन भी याद नहीं रहा। नवी को याद आया, थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं और सारांश का बर्थडे है। एक नजर वो फोन पर डालती है, जहाँ पिछले 1.5 महीने में सारांश ने एक बार भी फोन नहीं किया था। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप रेडी होकर आओ। करीब 12 बजे सारांश अंदर आता है। घर में अंधेरा देखकर वो सोचता है, शायद सब सो रहे होंगे। वो हॉल की लाइट जला देता है और लाइट जलते ही शोर हो जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सारांश। सारांश ये सब देखकर चौंक जाता है। मॉम डैड ये सब? शालू जी उसे गले लगाकर बोलती हैं, इतना क्या काम में मगन होना कि खुद को ही भूल जा। और अब तू अकेला नहीं है जो इतने दिन बाहर रहेगा। तेरे साथ एक और जिंदगी है, उसके बाद एक और जिंदगी आने वाली है। सारांश की नजर खुद ब खुद नवी की तरफ उठ जाती है। वो पहले से ही नम आंखों से उसे देख रही थी। रेड कलर की साड़ी में हल्का मेकअप, बहुत प्यारी लग रही थी वो। लेकिन उसकी आंखों में न चमक थी न चेहरे पर रौनक। पीला पड़ा चेहरा देखकर सारांश का दिल धक सा रह गया और आंखें नम हो गई। शालू जी उसे ऐसे देखकर बोलती हैं, क्या देख रहा है?
जब तू गया ना तब से उदास हो गई है ये। अपने साथ इसकी हंसी भी ले गया तू। पर चिंता मत कर, अब तू आ गया है ना, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। सारांश बस हाँ में गर्दन हिला देता है। सब उसे विश करते हैं। सारांश नवी के पास नहीं गया था और ना ही नवी उसके पास आई थी। वैसे तेरे लिए एक सरप्राइज है। सारांश अपने डैड को देखकर पूछता है। क्या सरप्राइज? सक्षम, राशि और आशुतोष की शादी फिक्स कर दी गई है। 15 दिन बाद एंगेजमेंट है इनका और उसके अगले महीने शादी। सारांश चौंक कर बोलता है, लेकिन कब, कैसे और आशु, उसकी शादी किससे? साक्षी जी उसके पास आकर बोलती है, तू बहुत अच्छे से जानता है उसे। सारांश उसकी तरफ देखता है। उनकी आंखों में एक तरह की नाराजगी उसे समझ नहीं आती। तभी मोहित जी बोलते हैं, अरे तुम भी क्या पहेलियां बुझा रही हो? सारांश, आशुतोष और शिखा एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों की शादी हो रही है। सारांश चौंक कर बोलता है, लेकिन ये कब हुआ? शिखा वहां आकर बोलती है, ये तुम्हारी नवी की वजह से। मैं आई, उसी के अगले दिन मुझे नवी मिली। मैंने इसे अपने बारे में बताया, फिर आशुतोष की फीलिंग्स के बारे में। आशुतोष मेरे लिए क्या सोचता है मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन वो खुद कबूल करे इसलिए टेंशन देती थी ताकि ये अपने दिल की बात बोले। लेकिन इसने तो मौन धारण कर लिया, इसलिए मैंने, नवी ने और साक्षी आंटी ने प्लान बनाया। बस फिर क्या, हम साथ हैं। सारांश को याद आता है जिस दिन उसका और नवी का झगड़ा हुआ था। नवी प्लान कह रही थी और गुस्से में उसने सुना नहीं। सहसा उसकी नजर नवी पर जाती है जो भरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। सारांश उसे ऐसे देखकर तड़प उठता है। वो उसके पास जाने ही वाला था कि नवी शालू जी के पास जाकर बोलती है, माँ मैं थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ। ठीक है बेटा। नवी रूम में चली जाती है। रात ज्यादा हो गई थी इसलिए सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। साक्षी जी सारांश के पास आकर बोलती है, उसे हर्ट करने के चक्कर में तू जानबूझकर यहाँ से दूर चला गया, लेकिन तूने सोचा अगर तेरे इस फैसले से उसे कुछ हो जाता या बच्चे को? सारांश तड़प कर बोलता है, छोटी माँ। क्या छोटी माँ? सारांश, तेरा गुस्सा जानती हूँ मैं, तो इस गुस्से में कुछ नहीं समझता, लेकिन एक बार उसकी बात तो सुनता। जानती हूँ घर वालों को दिखाने के लिए वो भी और तू भी ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे सच में सब ठीक है। लेकिन सच बताऊं, मुझे पता है। इतना ध्यान रखना, उसका 5वां महीना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। उसे जितना खुश रख सकता है रख, नहीं तो तू। और हाँ, वो बहुत नाराज है तुझसे, बहुत हर्ट किया है तूने उसे। बेशक उसने झूठ बोला, लेकिन तेरे भाई की खुशियां दिलाने के लिए कहकर वो वहां से चली जाती है। सारांश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लंबी सांस लेकर रूम में आता है और वहाँ देखता है कि नवी सो रही है। उसे देखकर वो पहले वॉशरूम जाता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे माफी मांगे, कैसे उसे पहले जैसे बनाए। आज उसका बेनूर सा चेहरा काटने को दौड़ रहा था। काफी देर पानी में भीगने के बाद वो रूम में आता है। अगली सुबह नवी की आंखें जल्दी खुल गई थी। उसने अपने बगल में देखा तो सारांश उसके पेट पर हाथ रखकर सो रहा था। नवी कुछ देर सारांश को देखती है। आखिर 1.5 महीने बाद वो सारांश को देख रही थी। उसके हाथ सारांश की तरफ उठ गए, लेकिन जैसे ही सारांश की बात याद आई उसने अपने हाथ बीच में रोक लिए और झटके से उठ गई, जिसकी वजह से उसके पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। लेकिन एक आ उसके मुंह से निकल गई, जिसे सुनकर सारांश की नींद भी खुल गई। सारांश ने उसके पेट पर हाथ रख के देखा तो डर गया। तुम ठीक हो? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नवी सिर्फ सारांश को देख रही थी। जब नवी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सारांश उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नवी उसका हाथ साइड करके वॉशरूम चली गई। सारांश बस हैरानी से देखता रह गया। उसे नवी की चुप्पी बहुत खल रही थी। थोड़ी देर में वो जिम से आया। नवी तब तक नीचे जा चुकी थी। सारांश रूम को देखकर सोचता है, ओह गॉड, ये लड़की बात करने का एक मौका भी नहीं दे रही। कुछ भी कर सारांश, गलती तो तूने की है, अब सुधारना भी तुझे ही पड़ेगा। पहले जैसी चुलबुली नवी को लाने के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी होगी। लग जा काम पर। वो रेडी होकर नीचे जाता है। नवी किचन में सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सारांश को जब नवी हॉल में नहीं दिखी तो वो किचन में जाकर बोलता है, यहाँ क्या कर रही हो तुम, इस हालत में वो भी? इतने सारे नौकर हैं ना यहाँ, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तभी शालू जी अंदर आते हुए कहती हैं, तू जब से गया है किचन का काम यही करती है। हमने तो खूब मना कर लिया, लेकिन ये सुनती ही नहीं किसी की। अब तू ही समझा, कहकर शालू जी चली जाती हैं। सारांश नवी के पास आकर बोलता है, नाराजगी मुझसे है तो मुझे बोलो, इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। नवी वहां से साइड होकर दूसरा काम करने लग जाती है। सारांश फिर बोलता है, रेनबो यार सुनो तो, मानता हूँ गलती हुई मुझसे, पर प्लीज ऐसे नजरअंदाज मत करो। तुम जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन पहले जैसी बन जाओ प्लीज। नवी उसकी बात नहीं सुनती और गैस के पास आ जाती है। वहाँ सब्जी काटने लगती है। सारांश नवी से बात करने के लिए उसके पीछे गैस के पास आ जाता है और ध्यान न देने की वजह से पास रखी गर्म चाय उसके हाथ पर गिर जाती है। सारांश के मुंह से एकदम आ निकल जाती है। नवी का ध्यान उसके ऊपर जाता है। सारांश का हाथ एकदम लाल पड़ गया था। वो झट से सब्जी छोड़कर उसका हाथ पकड़कर टैप के नीचे लगा देती है। नवी की आंखें नम थी। सारांश के मुंह से
आह आह की आवाज निकल गई। चाय जरा गर्म थी, इसलिए सारांश का हाथ पूरा लाल हो गया था। नवी बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने लगती है और पीछे मुड़कर कहती है, आप सब ब्रेकफास्ट तैयार कर दीजिए। पीछे खड़े नौकर हाँ में गर्दन हिला देते हैं। वो सारांश को लेकर रूम में चली जाती है। एक नौकर कहता है, मेम साहब तो सर से बहुत नाराज हैं। दूसरा नौकर जवाब देता है, होंगी क्यों नहीं, सर कितने दिन बाद आए हैं, उनके जाने के बाद वो हंसना तो जैसे भूल ही गई। तीसरा नौकर कहता है, साहब को सोचना चाहिए, मैडम को इस वक्त उनकी कितनी जरूरत है। पहला नौकर कहता है, अरे तुम सब चुपचाप काम करो, साहब मैम को मना लेंगे, जल्दी मना लेंगे तो इस घर में फिर से रौनक आ जाएगी। ऊपर नवी के रूम में नवी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सारांश के हाथ पर दवाई लगा रही थी। इतना दर्द शायद सारांश को नहीं हो रहा था जितना नवी को हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सारांश अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है। इतनी तकलीफ इससे नहीं हो रही मुझे जितने तुम्हारे आंसू दे रहे हैं। नवी को जैसे ही एहसास होता है कि वो सारांश से नाराज थी, वो झट से खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन जा पाती उससे पहले ही सारांश ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोलने लगा, जानता हूँ बड़ी खता हुई है मुझसे, शायद आसान नहीं है तुम्हें मुझे माफ करना, लेकिन प्लीज एक बार आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मानता हूँ तुमसे दूर रहने के लिए इतने काम का प्रेशर लिया था मैंने, लेकिन जितना तुम्हें तड़पाया है उससे कहीं ज्यादा मैं तड़पा हूँ। तुम्हें मुझसे नाराज रहना है तो रहो, लेकिन मुझे मेरी वही हंसती खेलती नवी लौटा दो। रेनबो, मुझे ये नवी नहीं चाहिए जिसकी आंखों में न चमक है न चेहरे पर नूर। तुम्हें ऐसे देखकर दिल धक से हो जाता है। प्लीज रेनबो, पहले जैसी बन जाओ। सारांश कुछ बोलता उससे पहले नवी उसकी तरफ मुड़कर बोलती है, सच में मिस्टर राजवंशी, जैसा आप चाहें, हर बार मैं क्यों ऐसी बनूं? आपको अब हंसती खेलती नवी चाहिए, लेकिन आप भूल गए कुछ दिन पहले आप ही ने कहा था अपने बचपने से बाहर आओ, बंद करो बचकानी हरकतें, थोड़ी बड़ी हो जाओ, जिम्मेदार बनो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग क्यों? हाँ हूँ मैं लापरवाह, क्योंकि मेरी परवाह करने के लिए पहले भाई थे और अब आप हो। हाँ हूँ मैं बचपना करने के लिए, क्योंकि पहले मेरा बचपना भाई फिर आप झेलते थे, लेकिन कभी भोंदू नहीं बनना चाहा मैंने। आपको मेरा लापरवाह और बचपना दिक्कत लगता है तो छोड़ दिया सब कुछ, अब आपको मेरे लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सारांश को जैसे ही समझ आता है कि नवी को उस दिन उसने कितना कुछ सुना दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वो बातें वो इतनी स्ट्रिक्टली ले लेगी। लेकिन ये नवी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे वही नवी अच्छी लगती थी जो उसे बात बात पर परेशान करती, जो अपने बचपने से उसकी सारी थकान मिटा देती थी। नवी वहां से बाहर की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन बाहर जा पाती उससे पहले उसके कदम रुक जाते हैं। सारांश अपने घुटनों पर बैठा, उसके हाथ पकड़े हुए, एक हाथ से अपना कान पकड़े हुए, आंखों में आंसू बाहर आने को आतुर थे। सारांश बोला, मेरे गुस्से में की गई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। जान, मानता हूँ इतनी बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे मेरी उसी नवी से प्यार है। प्लीज जान, प्लीज। मुझे नहीं पता चला, तुम्हारी हेल्थ का रिस्क देखकर डर गया था मैं। फिर तुम्हारा बोलना कि तुमने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी। बोलते बोलते सारांश का गला रूंध गया। जो सारांश दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता था, आज अपने प्यार के आगे सर झुकाए बैठा था। जिसके गुस्से से सारी दुनिया डरती थी, आज वो अपनी जान के गुस्से से डर गया था। सही है, जिससे हम प्यार करते हैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। नवी गुस्से में तो थी, लेकिन सारांश की तरह वो भी सारांश को इस तरह नहीं देख सकती थी। उसे कुछ ना बोलता देखकर सारांश बोलता है, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो जान, लेकिन इस तरह मुझसे मुंह मत मोड़ो, मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले नवी नीचे बैठकर उसके मुंह पर हाथ रखकर गुस्से में बोलती है, क्या बोल रहे हैं आप? अंदाजा है आपको? आपसे मेरी आधे दिन की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हुई और मैं पिछले कितने टाइम से आपकी बेरुखी, आपका गुस्सा, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। आपने मुझे मेरी बात रखने का एक मौका भी नहीं दिया। जो मन में आया बस वो बोल दिया और बोलते चले गए। एक बार नहीं सोचा कि नवी से पूछ लूं कि ऐसी क्या वजह रही होगी जो उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। हमारे बीच की इस लड़ाई को खत्म करती तो आप मुझसे दूर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। एक बार एक मैसेज या कॉल करके ये नहीं पूछा कि नवी जिंदा है या मर। सारांश नवी के मुंह पर हाथ रखकर सख्त आवाज में बोला, नवी पागल हो गई हो, माफ कर दो ना प्लीज। नवी खड़ी होकर बोलती है, नहीं मिस्टर राजवंशी, इस बार नहीं। वो वहां से खड़ी होकर आंसू साफ करते हुए बाहर चली गई। इस बात को हफ्ता भर बीत गया था। नवी और सारांश के बीच अनबन ऐसे ही थी। सिर्फ परिवार वालों के सामने दोनों नॉर्मल रहते, लेकिन रूम में खामोशी थी। सारांश नवी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन नवी उससे बात नहीं करती। या तो बालकनी में चली जाती या देव अक्षत के पास फोन लगाकर उनसे बातों में लग जाती, नहीं तो सो जाती। सारांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो नवी को कैसे मनाए, क्योंकि इस बार उसकी जान बहुत ज्यादा नाराज थी। नवी किसी भी स्पेशल चीज को खाने की डिमांड नहीं करती। वो जो डाइट के हिसाब से था वही खाती और वो बिना किसी के कहे टाइम टू टाइम मेडिसिन लेती। इसी बीच सगाई को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सारी जिम्मेदारी नवी ने ली थी।
हालांकि घर वालों ने उसे ज्यादा भागदौड़ करने से मना किया था, लेकिन घर में 3 एंगेजमेंट्स एक साथ थी, जिसमें उसके भाई की भी थी, तो वो शांत कैसे बैठ सकती थी। सारांश से उसे डर भी लगता था, लेकिन आजकल उसे जी भरकर वो इग्नोर कर रही थी, जिससे सारांश उसे कुछ नहीं कह पा रहा था, या यूं कहे कि सारांश उसे रोक टोक ना करे, इसलिए सारांश से नाराज होने का वो दिखावा कर रही थी। लखनऊ से सब राजवंशी हाउस आ गए थे। शिखा की कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए उसके लिए सब कुछ नवी के दादाजी कर रहे थे, और रावी की फैमिली भी आ गई थी। हंसते और मस्ती मजाक में एंगेजमेंट हो गई। बीच फंक्शन में सारांश को हॉस्पिटल के काम की वजह से जाना पड़ा। बाकी सब भी फंक्शन की वजह से थक गए थे, इसलिए रेस्ट करने चले गए, लेकिन सारांश के जाने के बाद नवी को बेचैनी हो रही थी। वो रूम से बाहर आकर पूल एरिया में बैठ गई। थोड़ी देर बाद करण ने उसे देखा। वो उसके पास आकर बोला, इतनी रात को यहाँ कैसे बैठी है तू? नवी करण को देखकर बोलती है, तू यहाँ? कल वापस चले जाओगे, राशि के साथ टाइम स्पेंड कर। वो तो सो गई, लेकिन तू बता, तू यहाँ क्यों बैठी है? कुछ नहीं भाई, बस नींद नहीं आ रही। करण बोलता है, अच्छा चल, आज सारांश तो काम से गया है, मैं सुलाता हूँ तुझे। वो उसका हाथ पकड़कर रूम में ले गया। थोड़ी देर में नवी को करण की गोद में नींद आ गई। वो उसे सही से सुलाकर अपने रूम में आ गया। इधर रात के करीब 2 बजे सूरज जी के पास फोन आया। उन्होंने जैसे ही फोन उठाया, फोन घबराहट में उनके हाथ से गिर गया। फोन गिरने की आवाज से बगल में सो रही शालू जी की आंख खुल गई। उन्होंने सूरज जी को देखा, जो पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें इस तरह देखकर शालू जी बोलती है, सूरज क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों हो? बोलो। सूरज जी टूटे फूटे शब्दों में बोलते हैं, शालू जी कुछ समझ नहीं पाती। क्या बोल रहे हैं आप? गाड़ी, हॉस्पिटल, सारांश, एक्सीडेंट। सूरज जी टूटे फूटे शब्दों में कह पाते। उनकी बात समझकर शालू जी लड़खड़ा गई। सूरज जी ने शालू जी को संभाला और मोहित जी और आशु के पास फोन कर दिया। इतनी रात को फोन आता देखकर बिना फोन पिक किए ही सब सूरज जी के रूम में आ गए। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा, भैया ने तुम्हें फोन किया? हाँ चाचू, भाभी और भैया ठीक तो है ना? जैसे ही उन्होंने सूरज जी और शालू जी को देखा, धक रह गए। मोहित जी उनके पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ भैया भाभी, आप दोनों? मोहित, गाड़ी निकालो जल्दी, सारांश के हॉस्पिटल चलना है। लेकिन भैया क्या हुआ है? मोहित, बातों का टाइम नहीं है। आशु, तू नवी का ध्यान रख, ध्यान रहे नवी को कुछ पता ना चले। लेकिन हुआ क्या है डैड? देख आशु, सारांश का एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस है, हमें हॉस्पिटल जाना है, लेकिन ये जिम्मेदारी तेरी है कि नवी को इस बारे में कुछ पता ना चले। तू समझ गया ना? इस कंडीशन में उसके लिए स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है। सूरज जी ने खुद को संभाल लिया, लेकिन शालू जी अभी भी बेहोश सी थी। सारांश के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आशु और मोहित दोनों के पैर लड़खड़ा गए थे, लेकिन खुद को संभालकर मोहित जी, शालू जी और सूरज जी के साथ हॉस्पिटल निकल गए। वहीं घर में नवी को छोड़कर सबको पता चल गया। सक्षम देव, दादाजी और राजेश जी भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इन सब से बेखबर नवी नींद में बेचैन हो रही थी। साक्षी जी और नंदिनी जी उसके रूम में आ गई थी। दोनों के ही आंसू रुक नहीं रहे थे, दोनों बेवजह रो रही थी। हॉस्पिटल में सारांश का ऑपरेशन चल रहा था। उसके गार्ड्स ने बताया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन पर हमला हुआ है, जिसमें उनके दिल के पास गोली लगी है। इतना सुनते ही सबके पैर लड़खड़ा गए। सब लोग सारांश के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। हॉस्पिटल के स्टाफ से लेकर वहाँ के मरीज तक सारांश के लिए दुआ कर रहे थे। यहाँ का बेस्ट डॉक्टर था सारांश, जो कभी किसी सर्जरी में फेल नहीं हुआ, लेकिन आज खुद मौत के बीच झूल रहा था। नवी अभी भी सो रही थी। राशि साक्षी जी और नंदिनी जी को नीचे ले गई, ताकि नवी जब उठे उसे उन्हें अपने पास देखकर कोई शक ना हो। सब लोग सारांश के लिए परेशान थे। नवी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। उसने रूम में देखा और सारांश को पास न देखकर उसे बेचैनी होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद ये हॉस्पिटल के काम से गया होगा। ये सोचकर उसने फोन उठा लिया। क्या बात है मिसेस सारांश राजवंशी, आपका पति वहाँ मौत के दरवाजे पर खड़ा है और आप अभी तक आराम कर रही हैं। नवी ने जब एक लड़की की आवाज सुनी तो वो चौंक गई। हेलो, कौन हो तुम? और सारांश? अरे अरे अरे, रिलैक्स मिसेस राजवंशी, इतना स्ट्रेस लोगी तो अपने पति के साथ कहीं बच्चे को भी न खो दो, और मेरी बात का यकीन ना हो तो न्यूज देख लो। सामने से फोन काट दिया गया। नवी अपनी जगह से झट से उठ गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से टीवी ऑन किया। उसमें सिर्फ एक न्यूज दिखा रहे थे। राजवंशी एम्पायर के सबसे होनहार सर्जन खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आज तक जिन्होंने अपनी काबिलियत से जितनी जिंदगियां बचाई, आज वो खुद अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि पिछले 3 घंटे से उनका ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नवी को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ज्योति जी, जो नवी को देखने रूम में आई थी, नवी को न्यूज देखते देखकर अपनी जगह जम गई। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर सबको आवाज लगाई। ज्योति की आवाज सुनकर सब लोग ऊपर आए।
नवी को एक जगह खड़े और सामने न्यूज चलता देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण जो अभी ऊपर आ गया था खुद को संभालकर नवी के पास आकर बोला, रेनबो बच्चा मेरी बात सुन। नवी जैसे सुन नहीं रही थी। कुछ नहीं होगा सारांश को। रेनबो तो सुन रही है ना। करण ने जैसे ही नवी को झकझोड़ा नवी को होश आया। नवी करण की तरफ नम आंखों से देखकर बोली, करण मुझे अंश के पास जाना है, उन्हें जरूरत है मेरी। उन्हें कुछ नहीं होगा उन्हें। नवी को पैनिक होते देखकर करण उसे गले लगाकर बोला, हाँ बच्चा कुछ नहीं होगा उसे ठीक होना होगा, तेरे लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए और हम सब के लिए। मुझे उनके पास। करण सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देता है। सब लोग नवी को लेकर हॉस्पिटल निकल गए। नवी ने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, ना ही उसने अपनी आंखों से एक आंसू बहाया। वो बस एक टक करण के कंधे से सर रखकर बाहर देख रही थी। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम बाहर नहीं आई थी। सूरज जी और शालू जी अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहे थे। थोड़ी देर में नवी हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ नवी को जानता था क्योंकि सारांश के कैबिन में नवी की फोटो लगी हुई थी और नवी एक बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी। उसकी हालत देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ के हर मेंबर की आंखें नम थी। वहाँ के कुछ स्टाफ को पता था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए एक डॉक्टर आकर बोली, मिसेस राजवंशी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपकी कंडीशन। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले नवी बोलती है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप सिर्फ सारांश की रिपोर्ट बताइए, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर अंदर है, वो बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। नवी और बाकी सब ऑपरेशन रूम के पास आ जाते हैं। सब लोग नवी को बाकी सब के साथ देखकर हैरान थे। देव उसके पास आकर बोला, बच्चा तू यहाँ? बेटा चल घर चल, तुझे रेस्ट की जरूरत है। नवी देव को देखकर उसके गले से लगकर बोली, मैं ठीक हूँ भाई, और उन्हें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी मेरी सांसें चल रही हैं, तो उनकी सांसें रुक ही नहीं सकती। आपकी नवी इतनी कमजोर नहीं है भाई। फिर वो अलग होकर शालू जी और सूरज जी के पास आकर बोली, माँ पापा सारांश बिल्कुल ठीक है, देखिए आपके सामने मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ ना, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ अभी मजाक कर रहे हैं, वो देखिएगा अभी ठीक हो जाएंगे। नवी की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आ गए। सब लोग उनके पास आकर बोले, डॉक्टर सारांश। डॉक्टर बोले, देखिए सारांश की गोली हमने निकाल दी है, लेकिन चूंकि गोली उनके बहुत दिल के करीब लगी थी इसलिए खतरा अभी भी है। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता कुछ नहीं कह सकते। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनकर सब उदास थे, लेकिन उम्मीद जाग गई, सारांश ठीक हो जाएगा। नवी जो अब तक पीछे खड़ी थी डॉक्टर के पास आकर बोली, क्या मैं उनसे एक बार मिल लूं डॉक्टर प्लीज? डॉक्टर उसे देखकर बोले, आप? देव ने रिक्वेस्ट की, जाने दीजिए इसे डॉक्टर प्लीज। ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे मिल लेना। थोड़ी देर बाद सबने नवी को सारांश के पास भेज दिया। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क, हाथ में फ्लूइड, ईसीजी, पीला पड़ा चेहरा। सारांश को ऐसे देखकर नवी के आंसू अपने आप निकल गए। फिर सारांश की बात याद आई, अपने दर्द से ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हारे आंसू देते हैं। उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। सारांश के पास आकर उसने उसके हाथ की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में उलझाकर बोली, बहुत मजा आ रहा है ना आपको मुझे परेशान करके? मैंने कुछ दिन बात नहीं की तो बेड पकड़ लिया आपने। सारांश उठ जाइए ना, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। देखिए आप नहीं उठे ना तो मैं और बेबी सच में आपसे कभी बात नहीं करेंगे। उठ जाइए ना जान, माँ पापा भाई सब लोग परेशान है। प्लीज अंश, आपको मेरा रोना पसंद नहीं है ना? देखिए मैंने एक आंसू नहीं बहाया क्योंकि आपकी बाहों में बिखरना चाहती हूँ ताकि आप मुझे समेट ले। प्लीज अंश उठिए ना। थोड़ी देर बात करते करते नवी की आंखें वहीं लग जाती हैं। ये रात सबके ऊपर बहुत भारी थी। किसी ने नवी को सारांश से दूर रहने को नहीं कहा। नर्स ने जब देखा कि वो वहीं सो गई तो वो उसे उठाने गई, लेकिन देव ने मना कर दिया। सुबह सब लोग जाग गए थे। नवी भी बाहर सबके पास बैठी थी। सारांश को अभी तक होश नहीं आया था। नवी को सबने कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। जब तक सारांश को होश नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। करीब दोपहर के 12 बजे शालू जी सारांश के पास बैठी थी। उसकी उंगलियों की हरकत होती देखकर उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने शालू जी को बाहर भेजकर पूरा चेक किया। करीब आधे घंटे के बाद सारांश को होश आ गया। सामने डॉक्टर गुप्ता और निहारिका को देखकर वो हैरानी से बोला, मैं यहाँ? डॉक्टर गुप्ता बोले, रिलैक्स डॉक्टर सारांश, पहले आप बताओ आप ठीक हैं? कहीं पेन तो नहीं है? आई एम फाइन। उसे याद आया कि कल वो हॉस्पिटल से घर के लिए निकला था, तब उस पर हमला हुआ। अचानक उसके हाथ अपने दिल पर गए, फिर खुद को संभालने के लिए आंखें बंद करके लंबी सांस ली। डॉक्टर गुप्ता, मेरी फैमिली? डॉक्टर गुप्ता मुस्कुराते हुए बोले, सब बाहर है। सारांश चौंक कर बोला, व्हाट? तभी निहारिका बोली, यस मिस्टर सारांश, आपकी फैमिली कल से यहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, रिलैक्स डॉक्टर, आपके मॉम डैड को मैंने इंजेक्शन दे दिया है और उन्हें खाना भी खिला दिया।
लेकिन एक लेडी है आपकी फैमिली में जिसकी आंखों में कल से एक आंसू नहीं आया, लेकिन हालत खराब है। इवन आपकी फैमिली वाले उनको समझा समझा कर थक गए कि वो कुछ खा ले, लेकिन उन्होंने खाना तो दूर कल से पानी की बूंद तक नहीं पी। कल पूरी रात आपके पास ही रही। आई थिंक शी लव्स यू। इतना सुनते ही पास खड़ी निहारिका हैरानी से देखती है। सारांश जब सुनता है तो उसे समझ आ गया कि वो नवी की बात कर रहे हैं। उसे नवी पर गुस्सा आ रहा था। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, इसकी तो मैं। फिर वो खुद को शांत करके बोला, यस डॉक्टर गुप्ता, शी इज माई वाइफ। इतना सुनते ही निहारिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर गुप्ता बोले, व्हाट, आपकी शादी? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। इवन नाउ वी आर बीइंग पेरेंट्स, शी इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर निहारिका का वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर गुप्ता बोले, फिर इस हालत में ऐसे, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कह पाए। फिर निहारिका से बोले, तुम एक बार सारांश की वाइफ का चेकअप कर दो, वो कल से कुछ खा पी नहीं रही है, इस तरह वीकनेस होगी तो। सारांश बोला, रहने दीजिए डॉक्टर गुप्ता, बहुत जिद्दी है वो, उसे अपने तरीके से मैं हैंडल कर लूंगा। और मुझे पता है जब तक मुझसे वो नहीं मिलेगी ना चेकअप कराएगी ना कुछ खाएगी। डॉक्टर गुप्ता मुस्कुराते हुए बोले, सच में बहुत लकी हैं आप रेस्ट करिए, आपकी फैमिली आपका बाहर वेट कर रही है, मैं भेजता हूँ। जी। निहारिका का दिल ये सब सुनकर टुकड़े टुकड़े में हो गया था। डॉक्टर गुप्ता निहारिका और एक नर्स से कहते हैं, आप सारांश के पास ही रहो, मैं इनकी फैमिली मेंबर को अंदर भेजता हूँ। दोनों अपना सर हिला देती हैं। हालांकि निहारिका वहां रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे रुकना पड़ा। डॉक्टर गुप्ता बाहर आकर बोलते हैं, डॉक्टर सारांश ठीक है, आप लोग मिल लीजिए उनसे। इतना कहने की देरी थी कि सारी फैमिली रूम में आ गई। सबको एक साथ देखकर निहारिका हैरान होकर बोली, एक साथ सब? पेशेंट को दिक्कत होगी, आप? सारांश की आवाज आती है, रहने दीजिए डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज सुनकर शालू जी खुद को रोक नहीं पाती और सारांश के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर रो पड़ती हैं। सूरज जी भी सारांश के पास आ गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जितना दोनों ने खुद को संभाला हुआ था, सारांश के ठीक होने की खबर से वो टूट गए। अपने मॉम डैड को ऐसे देखकर सारांश की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो अपना हाथ मॉम के हाथों में रखकर बोलता है, मॉम डैड मैं ठीक हूँ, आप लोग ऐसे करोगे तो बाकी सब? शालू जी उसका माथा चूमकर बोलती हैं, तुझमें जान बसती है हमारी, खबरदार जो आज के बाद। मॉम। सूरज जी सारांश के सर पर हाथ फेर कर बोलते हैं, ये कुछ घंटे बहुत भारी निकले, जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा तेरा ये बाप, जो डर इन घंटों में महसूस किया है। तू बहुत मजबूत सहारा है हम बूढ़ों का, अगर तुझे कुछ। डैड कुछ नहीं होगा मुझे, आप सब हो ना मेरे साथ। साक्षी जी और निशा उसके गले लगकर रो पड़ती हैं, तूने जान निकाल दी हमारी, ऐसे कोई करता है क्या? मैं ठीक हूँ छोटी माँ। सारांश के भाई बहन भी उससे लिपट कर रो पड़ते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ जो सारांश को देखने आया था, उसकी फैमिली का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। देव, अक्षत और करण सारांश से मिलते हैं। भाई मैं ठीक हूँ। तब देव बोला, तुम ठीक हो, लेकिन अभी तुम्हें उसे संभालना है। हम सब तो फिर भी एक दूसरे को संभाल लेते हैं, लेकिन उसने अभी तक एक आंसू अपनी आंखों से नहीं बहाया, शायद इसलिए क्योंकि तुम उसके पास नहीं थे संभालने के लिए। लेकिन वो बहुत टूटी हुई है इस हालत में। रिलैक्स देव भाई, मैं संभाल लूंगा उसे। फिर मन में सोचता है, क्यों खुद को अंदर अंदर जिम्मेदार नहीं मान रही हो। उसने इतने दिनों से मुझे इग्नोर किया। फिर इधर उधर नजरें दौड़ाकर शालू जी और देव की तरफ देखता है। उसकी नजरें पहचान कर वो बोलते हैं, वो बाहर ही है, अंदर नहीं आई। सूरज जी बोलते हैं, चलो सब बाहर चलो। सारांश तू रेस्ट कर, मैं सबको घर भेज देता हूँ, इन सबको रेस्ट की जरूरत है। डैड, नवी, मैं भेजता हूँ उसे अंदर, फिर उसे मनाकर कुछ खिला पिला देना। सारांश फिर हाँ में गर्दन हिला देता है। बाहर आकर देव नवी से बोलता है, रेनबो बच्चा जा, सारांश को होश आ गया है, वो सिर्फ तुझे देख रहा है। भाई मैं कैसे? करण उसका हाथ पकड़कर बोलता है, चल। दरवाजा खुलने की आहट से सारांश, नर्स और निहारिका का ध्यान उधर जाता है। करण नवी को सहारा देकर वहां खड़ा कर देता है। सारांश की नजर नवी पर पड़ती है, जैसे उसे स्कैन कर रहा हो। मुरझाया हुआ चेहरा, लाल पड़ी आंखें और कमजोरी के कारण ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी वो। उसे ऐसे देखकर सारांश की आंखें नम हो जाती हैं। फिर डॉक्टर गुप्ता की बात याद आ जाती है। उसने खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया। वो नर्स को इशारा करके जूस और खाना लाने के लिए कहता है। वो करण को इशारा करता है तो वो नवी को उसके पास बिठा देता है। नवी ने अभी तक सारांश को एक नजर उठाकर नहीं देखा है, लेकिन सारांश की नजर सिर्फ नवी पर है। करण उसे सारांश के पास बैठाकर बाहर आ जाता है। निहारिका के लिए बहुत अजीब स्थिति है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो वो पहले एक डॉक्टर है। सारांश के हाथ का स्पर्श जब नवी अपने हाथ पर महसूस करती है, उसकी आंखों से आंसू सारांश के हाथ पर गिर जाते हैं। सारांश हल्का सा उठने की कोशिश करता है, लेकिन अभी हुई सर्जरी और ताजा स्टिचेस की वजह से उठ नहीं पाता। निहारिका उसे ऐसे करते देखकर बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? घाव ताजा है, स्टिचेस खुल जाएंगे।
लेकिन सारांश तो सिर्फ नवी को एक टक देख रहा था। नवी जैसे ही निहारिका की आवाज सुनती है, झट से खड़ी होकर सारांश को ठीक से लिटा देती है। इतने में ही निहारिका उसके बेड को ऊंचा कर देती है। नवी उसे डांटते हुए बोलती है, क्या समझते हैं आप खुद को? कहीं के स्पाइडरमैन हो? आपको डॉक्टर किसने बनाया? जब पता है इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी आपको किसी की परवाह है? कोई आपके लिए जिए या मरे? नवी आगे कुछ बोलती, उससे पहले सारांश उसके मुंह पर हाथ रख देता है। आखिर करीब 2 महीने बाद नवी उससे हक से बात कर रही थी। सारांश की आंखें नम हो जाती हैं। सारांश की नम आंखें देखकर नवी घबराहट से बोलती है, क्या हुआ अंश? आपको पेन हो रहा है? मैं भी डॉक्टर। फिर निहारिका से बोलती है, इन्हें। वो आगे कुछ बोलती, उससे पहले सारांश नवी को खींचकर खुद के सीने से लगा लेता है। कितनी बार कहा है, मुझे कोई तकलीफ, कोई घाव इतना दर्द नहीं देता जितना तुम्हारी आंखों के आंसू, चाहे वो निकले हो चाहे छुपाए हो। और फिर ये दिल। वो अपनी सीने की तरफ इशारा करता है जहां अभी पट्टी बंधी हुई थी। ये दिल तो तुम्हारे पास है, फिर इसकी धड़कन चल रही है, तो इस दिल की कैसे रुक सकती है? सारांश की आगोश पाकर नवी का सब्र टूट जाता है। वो उसके सीने से लगकर जोर से रो देती है। सारांश उसे चुप नहीं करता, बस उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगता है। उन दोनों का प्यार और कहर देखकर नर्स और निहारिका की आंखें नम हो जाती हैं। जब नवी चुप नहीं होती तो सारांश बोलता है, बस करो बच्चा, तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है, इस हरकत से तुम्हारी हेल्थ खराब होगी और अभी तो तुम्हें अच्छे से डांटना बाकी है। नवी उससे अलग होकर बोलती है, हमें क्यों डांटना है आपको? अच्छा, आपको नहीं पता मैडम? फिर वो नर्स से बोलता है, जूस। नर्स जूस सारांश के हाथ में पकड़ा देती है। सारांश नवी की तरफ जूस करके बोलता है, 5 सेकंड के अंदर ये खत्म करो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से बेबी और तुम्हें कितना नुकसान होगा, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी ही नहीं है। नवी सारांश के हाथ से जूस लेकर बोलती है, हॉस्पिटल के बेड पर खुद लेटे हो और भाषण मुझे दे रहे हो, हिटलर खड़ूस कहीं के। पास खड़ी डॉक्टर और नर्स नवी की बात सुनकर हंस देती हैं। वहीं सारांश उसे घूरने लगता है, तुम जो बड़बड़ा रही हो ना, वो सब सुन रहा हूं मैं। हाँ तो क्या हुआ, आपको सुनाने के लिए ही बोला है, ऐसे कोई करता है? सारांश उसे घूर कर बोलता है, तो तुम्हारी तरह कोई करता है? ना खाना ना पीना, अपनी नहीं तो मेरा और हमारे बेबी का ध्यान तो रख लेती। नवी मायूसी से बोलती है, सॉरी। ठीक है, पहले घर जाकर चेंज करो और कुछ खाना खाओ और रेस्ट करके ही मेरे पास आना। लेकिन सारांश, लेकिन बकवास कुछ नहीं, और मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद मैं डॉक्टर से बोलूंगा तुम्हारे कुछ टेस्ट करे। नवी बोलती है, आप सच में खड़ूस है सारांश। सारांश गंभीर होकर बोलता है, अच्छा, और जो तुमने इन घंटों में मेरी जान को तकलीफ दी उसका क्या? अब जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। निहारिका बोलती है, हाँ, आपको भी रेस्ट की जरूरत है और सर की अभी सर्जरी हुई है, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है, आप शाम को आ जाना। नवी कुछ नहीं कहती, बस सारांश के माथे को चूम कर बोलती है, अपना ध्यान रखना, आपसे सांसें चलती है मेरी। सारांश भी उसका माथा चूम कर बोलता है, तुम भी जानती हो ना, इन धड़कनों के तालमेल सिर्फ तुम्हारी धड़कनों से है। नवी मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है। वो 2-4 कदम ही चली थी कि चक्कर खाकर गिर पड़ती है। इधर करण, देव और आशु चीख पड़ते हैं, रेनबो, भाभी। सब लोग नवी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। करण उसे गोद में उठाकर बोलता है, रेनबो बच्चा, होश में आओ। देव तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। आशु नवी के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है। नवी को होश आते ही वो घबराहट से बोलती है, मैं ठीक हूँ सारांश। करण उसे संभाल कर कहता है, तू ठीक हो जा पहले। सारांश ठीक है, लेकिन तूने इतनी देर तक कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए तेरी हालत खराब हो गई। नवी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए कहते हैं, मिसेस राजवंशी, आपको अब खुद का भी ध्यान रखना होगा। आप प्रेग्नेंट हैं और इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। आपको अच्छे से खाना पीना और रेस्ट करना होगा। नवी हाँ में सर हिलाती है। करण उसे गंभीर होकर बोलता है, रेनबो, अब तू भी सारांश की तरह हमारी जान को तकलीफ नहीं दे सकती, समझी? नवी मुस्कुराते हुए बोलती है, समझ गई भाई, अब मैं सबका ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद नवी को रेस्ट करने के लिए कमरे में ले जाया जाता है। करण, देव और आशु उसके पास बैठे रहते हैं। इधर सारांश को जब पता चलता है कि नवी बेहोश हो गई थी तो वो बेचैन हो जाता है। निहारिका उसे शांत करती है, सर आपको रिलैक्स रहना होगा, नवी ठीक है, उसका चेकअप हो चुका है, वो अब रेस्ट कर रही है। सारांश लंबी सांस लेकर बोलता है, ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। निहारिका मुस्कुराते हुए बोलती है, सर ये प्यार है और प्यार में ऐसा ही होता है। सारांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये प्यार है। कुछ देर बाद नवी को होश आता है। वो सबसे पहले सारांश के बारे में पूछती है। करण उसे बताता है कि सारांश ठीक है और उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। नवी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं भी अभी ठीक हूँ और अब मैं सबका ध्यान रखूंगी। करण उसके सर पर हाथ फेर कर बोलता है, यही तो हम चाहते हैं रेनबो, अब तू भी सारांश की तरह हमारी जान को तकलीफ नहीं दे सकती। नवी हाँ में सर हिलाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, समझ गई भाई। इस तरह सारांश और नवी दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। उनका प्यार और परिवार का साथ उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। 2 दिन नवी सिर्फ दिन में सारांश के पास रुकती और रात को वापस चली जाती।
आज सारांश का डिस्चार्ज मिल रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह वो रिकवर नहीं हुआ था। अभी भी उसे पूरे रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए उसके ट्रीटमेंट और बाकी सब इंतजाम घर में ही करा दिए गए थे। सारांश को घर लेकर आए। नवी और फैमिली मेंबर्स उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। सारांश भी नवी का पूरा ध्यान रख रहा था। उसकी मेडिसिन, डाइट, सब कुछ सारांश कर रहा था। पर कहते हैं सब कुछ अच्छा हो तो जिंदगी ही क्या। सारांश पूरी तरह ठीक तो हो गया था। नवी की प्रेगनेंसी को 8 महीने पूरे हो गए थे। इसी बीच आशु, सक्षम और करण की शादी भी हो गई। तीनों ही हनीमून के लिए गए हुए थे। इधर संचिता के ससुराल में पता चला कि संचिता कभी मां नहीं बन सकती। संचिता की सास ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। वहीं ये खबर जब राजवंशी हाउस में आई तो जैसे मातम छा गया था। सब लोग उदास थे। आखिर उनकी प्यारी बेटी एक नए एहसास से महरूम रहने वाली थी। किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। संचिता अपने ससुराल से राजवंशी हाउस आ गई थी, लेकिन अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। खाना पीना जैसे छोड़ दिया था उसने। संचिता का हस्बैंड विवेक भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि संचिता की सास ने धमकी दी थी कि वो सुसाइड कर लेगी। लेकिन वो परेशान था, ना वाइफ का साथ छोड़ पा रहा था, ना अपनी माँ को समझा पा रहा था। सूरज जी ने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन नतीजा जीरो ही रहा। एक शाम सब लोग नीचे बैठे थे। साक्षी जी शालू जी के गले लगकर रो रही थी। ऐसा कब तक चलेगा दीदी? संचिता की ये हालत इस 1 महीने में ना ठीक से खा रही है ना पी रही है। शालू जी बोलती हैं, साक्षी चिंता मत कर, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। तभी नवी नीचे आती है। बढ़ा हुआ पेट, गोल मटोल चेहरा। इन दिनों सारांश ने उसकी हेल्थ पर बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था कि नवी के लिए स्ट्रेस कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसे इस बारे में नहीं पता था। लेकिन कल शाम को उसने सबकी बात सुन ली थी। वो सबके पास आकर बोलती है, मैंने एक फैसला लिया है माँ, आप सब मेरा साथ देंगे ना? शालू जी उसके पास आकर बोलती हैं, कैसा फैसला बेटा? माँ, मैं मेरा एक बच्चा संचिता को देना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सब खड़े हो जाते हैं। सारांश जो अभी ऑफिस से आया था, उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। साक्षी जी उसके पास आकर बोलती हैं, तो क्या कह रही है नवी? ये सही नहीं है। तुम जानती हो ना संचिता की सास का बिहेवियर। हमारे घर के अंश को, उनके परिवार को कैसे? नहीं, ये गलत है। नवी बोलती है, कुछ गलत नहीं है छोटी माँ। संचिता की सास के बारे में नहीं, उनके और जीजू के बारे में सोचिए, और फिर हमारे पास एक बच्चा तो रहेगा ना। आप साक्षी जी कुछ कहती, उससे पहले उनकी नजर सारांश पर पड़ती है, जो बुत बना खड़ा हुआ था। साक्षी जी बोलती है, सारांश तू ही कुछ बोल, ऐसे अपना बच्चा। सारांश आगे आकर बोलता है, छोटी माँ शांत हो जाइए, मुझे नवी से अकेले में बात करनी है। वो बिना किसी को देखे नवी का हाथ पकड़कर नीचे ही रूम में ले जाता है। शांत करते हुए बोलते हैं, रिलैक्स करो साक्षी, सारांश बात कर रहा है ना। साक्षी जी बोलती है, बस वो समझ जाए। अंदर रूम में सारांश अपने हाथों की घड़ी बनाए नवी को देख रहा था, और नवी उससे नजरें चुरा रही थी। सारांश बोला, नजरें क्यों चुरा रही हो रेनबो? इतना बड़ा फैसला घर वालों को सुनाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझसे सलाह कर लो? नवी सारांश की तरफ देखकर बोलती है, क्योंकि मुझे पता था आप मेरा साथ जरूर देंगे। सारांश नवी का हाथ पकड़कर बोलता है, बात साथ देने की नहीं है नवी, बात हमारे बच्चे की है। मैं जानता हूँ दी और जीजू कभी उसे ये एहसास नहीं होने देंगे कि ये उनका बच्चा नहीं है, लेकिन उनकी सास। नवी बोलती है, सारांश आप उनकी सास के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए हमारे एक फैसले से दी और जीजू की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। सारांश गंभीर होकर बोलता है, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुम सह पाओगी? इतनी दर्द, इतनी तकलीफ सहन करने के बाद अपना बच्चा उन्हें दे पाओगी? क्या तुम देख पाओगी जब वो हमारे घर आएगा और दी और जीजू को मॉम डैड बोलेगा? क्या तुम सुन पाओगी खुद के लिए मामी शब्द? नवी आंखों में आंसू लिए बोलती है, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है, फिर हमारा एक बच्चा तो हमारे पास ही रहेगा ना। सारांश उसका माथा चूमकर बोला, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। नवी सारांश के सीने से लगकर बोलती है, आपके ऊपर हमला करने वाले का पता चला? सारांश भी उसे बाहों में कसकर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने पता लगा लिया है, ये उसी लड़की का बॉयफ्रेंड है जो मेरी दुल्हन बनने वाली थी। उन्हें मैंने सड़क पर ला दिया, इसलिए वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। डोंट वरी, अब चले। दोनों ने बाहर आकर अपना फैसला सुना दिया। सूरज जी और शालू जी को ऐतराज नहीं था, वहीं संचिता और विवेक ने ऐतराज जताया, लेकिन नवी और सारांश ने उन्हें मना लिया। संचिता की सास भी खुश थी। सबको इंतजार था नवी की डिलीवरी का। अब तक मोहित जी और साक्षी जी की सबसे छोटी बेटी ताशी भी लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौट आई थी। वो सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी। नवी की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। सारांश के मन में एक डर बैठ गया था, सब कुछ नॉर्मल होगा या नहीं, ये सवाल उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रहा था। वहीं आशुतोष और सक्षम वापस आ गए थे। करण और राशि सीधे लखनऊ निकल गए थे।
सूरज जी ने गर्वित के लिए डॉक्टर निहारिका का हाथ मांग लिया था। निहारिका ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि वो सारांश के लिए जन्मी फीलिंग्स को दबाना चाहती थी, जो किसी और के साथ ही हो सकता था। गर्वित को भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि वो तो डॉक्टर निहारिका को देखकर ही अपना दिल दे बैठा था। दोनों की सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, शादी नवी की डिलीवरी के बाद होनी थी। वहीं ताशी की शादी भी निहारिका के भाई निहार से तय कर दी गई थी। निहार का डायमंड का बिजनेस था और वो अच्छे से सेटल था। निहार को लव मैरिज नहीं करनी थी, इसलिए उसने अपने डैड को अरेंज मैरिज के लिए कहा था। उसे शादी शब्द से नफरत थी, क्योंकि उसकी मॉम ने पैसे के लिए उसके डैड और अपने बच्चों को छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली थी। निहारिका उसे समझती थी कि उसकी शादी के बाद डैड अकेले रह जाएंगे, कैसे सब मैनेज करेंगे। तू तो बाहर रहता है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। लेकिन निहार कहता था, दी मैं कैसे विश्वास करूं किसी पर। तभी शालू जी, जो निहारिका से मिलने आई थी, उनकी आवाज आई, हमारी नजर में एक लड़की है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। निहारिका उन्हें देखकर बोलती है, आप? शालू जी बोलती है, तुमसे मिलने आए थे, सॉरी तुम दोनों की बात। निहारिका बोलती है, नहीं नहीं बड़ी माँ। शालू जी निहार के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरती हैं। एक ममता भरा स्पर्श पाकर निहार की आंखें नम हो जाती हैं। शालू जी बोलती हैं, हर इंसान एक सा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर भरोसा करो तो मेरी बेटी के लिए यानी ताशी के लिए तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। निहार बोलता है, लेकिन मैं उन्हें वो प्यार मैं अभी तैयार नहीं। शालू जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, किसने कहा शादी के पहले ही प्यार हो जाता है? शादी के बाद भी होता है। अपनी बहन से पूछो, मेरा बड़ा बेटा और बहू अपनी शादी के एक दिन पहले तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन आज उनका रिश्ता आज की जनरेशन के लिए मिसाल है। मेरी बेटी बहुत मासूम है, सबसे छोटी है, इसलिए अपने सारे भाइयों की और हमारी लाडली है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे रिश्ते से उठे विश्वास को वो फिर से बना देगी। और तुम खुद कहोगे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एक बार मौका तो दो। शालू जी की बात का निहार पर असर हुआ और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। निहार और ताशी ने अपना रिश्ता दोस्ती से शुरू किया, ताकि शादी तक निहार ताशी को अच्छे से समझ ले। गर्वित अभी सबसे छोटा था, इसलिए उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा हुआ था। उसकी शादी को अभी 5 साल बाकी थे। इधर सारांश ने यूरोप के एक डॉक्टर से पता किया कि जिसका यूट्रस वीक होता है और जो ज्यादा कंसीव नहीं कर सकता, उसके लिए माँ बनना आसान है, कुछ प्रोसीजर्स होंगे। सारांश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने विवेक और संचिता को बुलाया और बताया कि उनका खुद का बच्चा भी हो सकता है। दोनों ये सुनकर खुशी से झूम उठे। सारांश ने दोनों को डॉक्टर का एड्रेस दिया। वो अभी उनके साथ नहीं जा सकता था, नवी की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। ऐसे में उसका कहीं भी बाहर जाना रिस्की था, क्योंकि जुड़वा बच्चे होने की वजह से और पहले ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी हालत खराब थी। विवेक ने सारांश का कंधा थपथपाया। हम समझते हैं सारांश। तब सारांश बोला, आप ये मत समझना कि मुझे खुद का बच्चा नहीं देना पड़े, इसलिए मैंने। असल में सच तो ये है कि नवी की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। उसके साथ हुए हादसे की वजह से उसकी बॉडी बहुत वीक है। ऐसे में या तो हम एक बच्चे को बचा सकते हैं या एक को भी नहीं, क्योंकि बच्चों के ऊपर मेरे लिए रेनबो है और मैं नहीं चाहता कि जो दर्द हम दोनों महसूस करें वो आप और दी भी करें। संचिता उसके पास आकर बोलती है, तू ऐसा क्यों कह रहा है सारांश, सब ठीक होगा। सारांश उनके गले लगकर बोलता है, मैं भी आपके साथ चलता, लेकिन नवी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए आपको जाने को बोल रहा हूँ। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, देखना अगले साल आपका खुद का बच्चा आपकी गोद में होगा। संचिता उसे गले लगाकर बोलती है, तू दुनिया का बेस्ट भाई है, तेरे जैसा भाई भगवान सबको दे। विवेक उसका हाथ पकड़कर बोलता है, चिंता मत करना, अगर नवी को भगवान ने माँ बनने का सुख दिया तो उससे छीनेंगे नहीं। सारांश बोलता है, जी जीजू आप जाइए, और हाँ ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। विवेक और संचिता यूरोप के लिए निकल जाते हैं, वहीं सारांश घर के लिए निकलता है। सारांश 1 घंटे के लिए गया था, तब तक के लिए निहारिका को नवी के पास छोड़कर गया। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इधर निहारिका और नवी बात कर रही थी कि नवी को अजीब सा फील हुआ। वो बाथरूम में जाती है। निहारिका को नवी को जाते हुए देखकर अजीब लगता है। वो उधर जाती उससे पहले उसकी नजर फर्श पर पड़े निशानों पर पड़ती है। हैरानी से वो मुंह पर हाथ रख लेती है। घबराहट से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसे ध्यान अंदर हुई आवाज से जाता है। वो नवी के पास जाती है। नवी नीचे गिरी हुई थी। उसके पास जाकर वो बोलती है, नवी, हे नवी, आंखें खोलो। नवी धीरे से बोलती है, निहारिका, मेरे बच्चे। निहारिका बोलती है, नवी गहरी सांस लो। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और हॉस्पिटल में सब कुछ रेडी करने को बोलती है। फिर कुछ याद आते हुए गर्वत को फोन मिलाकर ऊपर सबके साथ आने को बोलती है। इसी बीच नवी बेहोश हो गई थी। निहारिका नवी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। शालू जी और बाकी सब ऊपर आ रहे थे। एम्बुलेंस की आवाज सुनकर सब हैरान होकर बाहर तो कभी ऊपर देखते, अचानक भागकर सब ऊपर जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शालू जी बोलती है, निहारिका। निहारिका बोलती है, बड़ी माँ आप स्ट्रेस मत लो, आशुतोष नवी को नीचे ले जाने में मदद करो।
सक्शन ने सारांश को फोन कर दिया था। लाइन पर वो उधर ट्रैफिक में फंसा हुआ था, पर जैसे ही नवी के बारे में सुना वो धक सा रह गया। नवी को एम्बुलेंस के सहारे हॉस्पिटल लाया गया। सारांश को जैसे ही नवी के बारे में पता चला उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। करीब 15 मिनट बाद भी ट्रैफिक नहीं खुला तो वो गाड़ी से बाहर निकलकर आगे की तरफ चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नवी के पास कैसे पहुंच जाए। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसे एक बाइक दिखी। उसने उस बाइक के पास जाकर कहा, बाइक है उस इंसान के पास, एक्सक्यूज मी। बाइक पर बैठा बंदा सारांश को पहचान लेता है। आप डॉक्टर सारांश है ना? जी, आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता आपको। सारांश उस इंसान से बोलता है, प्लीज आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक देंगे, मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स डॉक्टर, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सारांश उसके पीछे बैठ जाता है। हर बढ़ते वक्त के साथ उसकी घबराहट बढ़ रही थी। इधर हॉस्पिटल में नवी बेहोश हो चुकी थी। ब्लीडिंग होने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। निहारिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ओटी तैयार करवा दी थी। इतनी रिस्की सर्जरी वो नहीं कर सकती थी क्योंकि नवी की जान और उसके साथ साथ बच्चों की बात थी। हॉस्पिटल स्टाफ सिर्फ सारांश का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज तक सारांश ने कोई भी सर्जरी अनसक्सेसफुल नहीं हुई थी। लेकिन आज उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसे अपनी जान के साथ साथ उसके अंदर पल रहे अपने अंश को बचाना था। सबसे बड़ा खतरा नवी का होश में न आना था। करीब आधे घंटे बाद सारांश बाइक से लगभग कूदता हुआ हॉस्पिटल के अंदर भागा। रास्ते में उसे निहारिका मिल गई। वो सिर्फ इतना बोल पाया, नवी। निहारिका उसकी हालत समझ रही थी। वो हिम्मत जुटाकर बोली, जिसका डर था वही हुआ, ब्लीडिंग हुई है और वो होश में भी नहीं है, कुछ भी। सारांश एक कदम लड़खड़ा जाता है, लेकिन पीछे से डॉक्टर गुप्ता उसे पकड़ लेते हैं। हिम्मत नहीं हारना सारांश। ये सोचो, सामने जो है वो तुम्हारी पत्नी नहीं और उसके पेट में पल रहे बच्चे तुम्हारे नहीं, एक पेशेंट है। देखना, ये जंग आसानी से जीत जाओगे। सारांश बोलता है, डॉक्टर गुप्ता, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रिलैक्स सारांश, कुछ नहीं होगा। चलो पहले उसे होश में लाने की कोशिश करो। सारांश अंदर ओटी में जाता है जहाँ नवी को लेटाया गया था। नवी को ऐसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक डॉक्टर खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखा ले, लेकिन जिससे प्यार करे उसे मौत के मुंह में जाते देख उसकी रूह कांप उठती है। ऑपरेशन के लिए पहले नवी का होश में आना जरूरी था। सारांश सबको बाहर जाने का इशारा करता है और खुद नवी के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। रेनबो, आंखें खोलो। अगर आज तुम कमजोर पड़ गई तो हमारे अंश को कैसे दोगी? तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज जान, अपने सारांश को इतनी हिम्मत दो कि आज अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाए। प्लीज रेनबो, आंखें खोलो। आज तुम्हारा सारांश कमजोर पड़ रहा है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। ये कहकर सारांश की आंखों से आंसू नवी के हाथ पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर में नवी की आंखें फड़फड़ाने लगती है। वो धीरे से बोलती है, अंश। सारांश जब नवी की आवाज सुनता है तो उसकी तरफ देखता है जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। सारांश उसके माथे को चूम कर बोलता है, जान अब सोना नहीं, प्लीज। तुम्हें भरोसा है ना अपने अंश पर? नवी आंखें खोलकर बोलती है, भगवान से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। आप हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। पेन हो रहा है, बस कुछ देर रेनबो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल आंखें बंद नहीं करोगी। सारांश पूरी टीम को अंदर बुलाता है। क्योंकि नवी का ब्लड ज्यादा बह गया था, इसलिए उसे ब्लड भी चढ़ाया जा रहा था। नर्स ने सारांश को पेपर दिए तो उसने बिना पढ़े साइन कर दिए, क्योंकि उसे पता था कि उसमें क्या है। एक लंबी सांस लेकर अपना फर्ज निभाने के लिए वो लग गया। पहले उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके उसने ऑपरेशन का प्रोसीजर शुरू कर दिया। बाहर खड़ा हर कोई सारांश को हिम्मत और नवी और उसके बच्चों की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। करीब 2 घंटे की काफी मशक्कत के बाद सारांश ने ऑपरेशन कर दिया और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया और लड़खड़ा गया। उसके साथ के डॉक्टर ने उसे उठाया। संभलिए डॉक्टर सारांश, आपने एक और बार प्रूव कर दिया कि आपके सामने चाहे अजनबी हो या आपका अपना, आप अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और अब तो आंखों को साफ कर लीजिए, आप 2 बेटों के बाप बन गए हैं। इधर निहारिका ने नवी को स्टिचेस लगा दिए थे। नर्स ने भी दोनों बच्चों को पोंछकर कपड़े में लपेट दिया था। सर, एक बार बच्चे। सारांश एक नजर नर्स को देखता है, फिर नवी को देखता है जो अब तक बेहोश हो गई थी। निहारिका उन्हें देखकर बोलती है, एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश है वो, शी इज फाइन। सारांश बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है। वो किसी की तरफ नहीं देखता, सीधा अपने कैबिन में जाकर अपने मुंह में पानी की छींटे मारता है। उसके शरीर में कंपन हो रही थी। आज जो डर उसने महसूस किया था वो शायद कभी नहीं किया था। वो वहीं वॉशरूम में रोने लगा। इधर निहारिका ने बाहर आकर बताया, नवी ने जुड़वे बेटों को जन्म दिया है। फिर क्या, सारे घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। शालू जी सबको खुशी से देखकर सारांश के कैबिन की तरफ बढ़ गई। वहाँ सारांश को इस तरह देखकर वो बोलती है, सारांश। सारांश बोला, वाह, आज मैं सच में बहुत डर गया था, अगर उसे या बच्चों को कुछ। शालू जी बोलती है, कुछ मत बोल बेटा, भगवान इतने भी निर्दयी नहीं है। चलो अब नवी के पास चलो। मम्मा आप जाओ, मैं नवी के होश में आने के बाद उसके साथ ही बच्चों को देखूंगा। शालू जी बोलती है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर जल्दी आना।
आज से 6 साल बाद सब अपनी लाइफ में खुशी खुशी थे। सारी बहुओं ने मिलकर पूरे परिवार को एक करके रखा हुआ था। इतना ही प्यार सारे बच्चों में था। सारे लड़कों में एक ही लड़की थी, अंशवी। सारे भाइयों की लाडली थी वो। सारे बच्चे स्कूल से आए थे और निहारिका हॉस्पिटल गई थी। वहीं शिखा और रावी बच्चों के कपड़े चेंज करके खाना खिला रही थी। वहीं श्रेयांश की नजर किसी को खोज रही थी। शिखा उसे देखकर बोलती है, क्या देख रहे हो? श्रेयांश, जो नवी के ज्यादा क्लोज था, बोलता है, मम्मा मम्मा। शिखा बोलती है, क्या हुआ बच्चा? मम्मा आप सबके लिए खिलौने लाने गई थी। सारे बच्चे नवी और सारांश के पास जाकर उनसे चिपट गए। सारांश सबको उनके पॉली बैग्स दे देता है। सारे बच्चे अपने रूम में उन्हें लेकर भाग जाते हैं। रावी बोलती है, दीदी आप और भैया जल्दी आओ। नवी आगे जाती है, तभी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सारांश उसे संभालकर बोलता है, नवी थोड़ी देर में निहारिका घर आ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? नवी प्रेग्नेंट है। सारांश हैरानी से नवी को देख रहा था। नवी ने सारांश की तरफ देखकर अपनी नजरें झुका ली। उन दोनों को इस तरह देखकर निहारिका बाहर निकल गई। उसे पता था कि निहारिका को पहली बार में कितनी प्रॉब्लम हुई थी और सारांश का खामोश रहना मतलब वो दोबारा बेबी नहीं चाहता। निहारिका के निकलने के बाद सारांश नवी से बोलता है, ये सब क्या है रेनबो? तुम्हें पता था? नवी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सारांश उसे देखकर बोलता है, ये जानते हुए भी कि अब माँ बनना तुम्हारे लिए। नवी सारांश को रोकते हुए बोलती है, जरूरी तो नहीं कि जो पहले हुआ अब भी वही हो, प्लीज सारांश। सारांश बोलता है, ओके, लेकिन अब कोई लापरवाही नहीं। घर में सब लोग खुश थे। वहीं श्रेयांश और नव्यांश अपनी माँ को एक पल के लिए नहीं छोड़ते थे। सारांश कभी घर से नहीं निकलता तो नवी को टाइम से खाना पीना दोनों कराते थे। 9 महीने बाद आज फिर से नवी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन इस बार उसकी डिलीवरी नॉर्मल थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद नवी ने एक बेटी को जन्म दिया। निहारिका बाहर एक फूल सी बच्ची को लेकर आई। शालू जी उसके पास आकर बोलती है, कांग्रेचुलेशंस बड़ी माँ, बेटी हुई है। सारांश उसके पास आकर बोलता है, नवी। निहारिका बोलती है, ठीक है वो। सारांश बच्ची को गोद में लेकर देखता है। दूध सा गोरा चेहरा, गहरी आंखें, एकदम लाल होंठ, सारांश के जैसे चेहरे पर छवि और पतली नाक, देखने में एकदम गुड़िया सी थी। उसे देखकर सारांश की आंखें नम हो गई। आज सारांश और नवी की बेटी का नामकरण था। बच्ची का नाम श्रेयांश और नव्यांश ने मिलकर रखा, रिवांशी। आज सारांश और नवी की दुनिया पूरी हो गई थी। आप सुन रहे थे कहानी तुझ पे हक है सिर्फ मेरा, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।